हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने CD1 नर्सिंग चैनल पर। आज मैं आपके लिए ओबीजी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ। इन प्रश्नों को मैंने बहुत ध्यान से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर चुन कर तैयार किया है। इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। आज का एक छोटा सा चैलेंज है, देखते हैं आप सभी 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हर सवाल का जवाब पहले खुद सोचिए और फिर सही उत्तर देखकर अपना स्कोर नोट करते जाइए। वीडियो के आखिरी में अपना फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं हमारे चैनल के कितने स्टूडेंट 25, 28 या पूरे 30 में से 30 स्कोर कर पाते हैं। चैनल पर नए हैं तो CD1 नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना एक सेकेंड गवाए इस क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स जब पूरी तरह से फैल जाती है तब इसका व्यास कितना हो जाता है? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। सर्विक्स का कंप्लीट डायलिटेशन कितना होता है? इसका राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर। प्रसव के समय सर्विक्स पूरी तरह डायलेट होने पर लगभग 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इसी को कंप्लीट डायलिटेशन कहते हैं, जिसके बाद शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रामनियोस, ओलिगोहाइड्रामनियोस, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पॉलीहाइड्रामनियोस। इसमें दो कंडीशंस होते हैं। गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाए तो उसे पॉलीहाइड्रामनियोस कहते हैं। अगर वहीं पे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो उसे ओलिगोहाइड्रामनियोस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गर्भपात का वह प्रकार जिसमें भ्रूण की मृत्यु हो जाती है लेकिन वह गर्भाशय के अंदर ही रुका रहता है, उसे क्या कहते हैं? इनविटेबल एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है कि इसमें भ्रूण की मृत्यु हो जाती है लेकिन भ्रूण गर्भावस्था से बाहर नहीं निकलता है और गर्भाशय में ही रुका रहता है और धीरे धीरे सारे सिम्टम गायब होने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुख्य लक्षण क्या है? क्यूकनिंग, लाइटनिंग, एमेनोरिया, एनोरेक्जिया। सेकेंड ट्राइमेस्टर का लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर है क्यूकनिंग। इन चारों का मतलब क्या होता है? जो क्यूकनिंग होता है, गर्भ में बच्चों की पहली हलचल महसूस होती है। इसमें बच्चे आमतौर पर पहली प्रेगनेंसी में लगभग 18 से 20 सप्ताह के आसपास महसूस होती है। लाइटनिंग में प्रसव से पहले बच्चों का नीचे की ओर खिसक जाना, जिसमें पेट थोड़ा नीचे की ओर दिखता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। एमेनोरिया का मतलब होता है कि मासिक धर्म का बंद हो जाना। यह प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षण होते हैं। एनोरेक्जिया का मतलब होता है भूख कम लगना। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने स्कोर नोट करते जाइएगा। रोज़ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। पांचवा प्रश्न है, 12 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय का आकार कैसा होता है? फुटबॉल की तरह, भ्रूण के सिर की तरह, क्रिकेट के बॉल की तरह, मुर्गी के अंडे के जैसे। इसमें देखेंगे मुर्गी के अंडे के समान 6 सप्ताह पर हो जाता है, गेंद के बॉल के आकार का समान 8 सप्ताह में हो जाता है और फेटल हेड या भ्रूण के सिर के समान 12 सप्ताह में हो जाता है। इसका राइट आंसर है 12 सप्ताह की गर्भवती महिलाओं का गर्भाशय का आकार भ्रूण के सिर के समान हो जाता है। छठवां प्रश्न है, 12 सप्ताह के अंदर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना किसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है? आशा, ग्राम सेविका,
एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसका राइट आंसर है आशा। जो आशा कार्यकर्ता होती है, गर्भवती महिलाओं की पहचान, प्रारंभिक पंजीकरण और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेल्विस सामान्य प्रसव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? एंड्रॉइड, प्लेटिप्लाइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड। महिलाओं में सबसे सामान्य पेल्विस कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है गायनेकॉइड। एंड्रॉइड ये हार्ट शेप का होता है। प्लेटिपॉइड ये लंबा आकार का होता है या लंबवत होता है। गायनेकॉइड ये फीमेल में सबसे आदर्श पेल्विस माना जाता है और यह राउंड शेप का होता है। एंथ्रोपॉइड ये चपटा आकार का होता है। 8वां प्रश्न है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एग कहाँ इम्प्लांट होता है? ओवरी में, फिलोपियन ट्यूब में, यूट्राइन वाल्व में, सर्विक्स में। इसका राइट आंसर है फिलोपियन ट्यूब। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइज एग होता है यूट्रस में इम्प्लांट होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज एग होते हैं ये फिलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाते हैं। 9वां प्रश्न है, पोस्टपार्टम हेमरेज या प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी, प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, एटोनिक यूट्रस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस यह पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण होता है। 10वां प्रश्न है, गर्भाशय के निचले हिस्से में नाल या प्लेसेंटा का असामान्य रूप से स्थित हो जाना क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रुप्सो प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा प्रीविया। 11 प्रश्न है, किस प्रकार का प्लेसेंटा प्रीविया गर्भाशय गिरिवा के आंतरिक छिद्र या इंटरनल सर्वाइकल ओएस को पूरी तरह से ढक लेता है? टाइप फर्स्ट लो लाइंग, टाइप सेकेंड मार्जिनल, टाइप थर्ड इनकम्प्लीट, टाइप फोर्थ कंप्लीट। किस प्रकार के प्लेसेंटा प्रीविया में सर्विक्स को पूरी तरह से ढक लेता है? इसका राइट आंसर है टाइप फोर्थ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। 12 प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है? IUGR, एबॉर्शन, जन्मजात विकृतियाँ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में स्मोकिंग करने से भ्रूण में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो जाती है, जिससे IUGR और गर्भपात, समय से पहले प्रसव, नवजात संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। 13 प्रश्न है, गर्भावस्था में निम्न में से कौन सा टीका समानतः कॉन्ट्राइंडिकेटेड या निषिद्ध है? रूबेला, OPV, BCG, हेपेटाइटिस बी। गर्भावस्था में कौन सी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है? रूबेला वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान इसे नहीं दिया जाता है। इसका राइट आंसर है रूबेला। 14 प्रश्न है, प्लेसेंटा की बाहरी परत कौन सी होती है? एमनियोन, कोरियोन, योक सैक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कोरियोन। कोरियोन ये भ्रूणीय झिल्ली की सबसे बाहरी परत होती है। यह प्लेसेंटा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15 प्रश्न है, प्रसव के दौरान गर्भाशय में अत्यधिक संकुचन की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक, ओलिगोसिस्टोल, पॉलीसिस्टोल, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। गर्भाशय की अत्यधिक संकुचन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होता क्या है? जब प्रसव के दौरान गर्भाशय की संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ता जाता है तो उसे ही हाइपरटोनिक यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। 16 प्रश्न है, गर्भाशय शिशु को जन्मजात रूप से विकलांग होने से बचाने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? एनीमिया,
पटाओ सिंड्रोम, जॉइंडिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। गर्भाशय में शिशु को विकलांगता से बचाने के लिए कौन सी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। महिला को गर्भधारण से पहले फोलिक एसिड लेना चाहिए, जिससे बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा का जोखिम कम होता है। 17 प्रश्न है, कंगारू मदर केयर केएमसी मुख्य रूप से किस प्रकार के शिशुओं के लिए उपयोग की जाती है? अधिक वजन वाले बच्चे ओवरवेट बेबी, कम वजन वाले बच्चे लो बर्थ वेट बेबी, पूर्ण अवधि के बच्चे फुल टर्म बेबी, अधिक अवधि के बच्चे पोस्ट टर्म बेबी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कम वजन वाले बच्चे लो बर्थ वेट बेबी। केएमसी में क्या होता है कि इसमें बच्चों को माँ के छाती से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है। यह लो बर्थ वेट और प्री टर्म बेबी के लिए उपयोगी होता है। केएमसी से बच्चों में वजन बढ़ता है, गर्माहट मिलती है और इन्फेक्शन से बचाता है। केएमसी परिवार का कोई भी सदस्य दे सकता है। 18 प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी जिसमें निर्जलीकरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इक्लेम्पसिया, गैस्ट्राइटिस, हाइपरइमेसिस ग्रेविडम, प्री एक्लेम्पसिया। गर्भावस्था में किस स्थिति में सबसे ज़्यादा उल्टी होती है? इसका राइट आंसर है हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। रोज़ ऐसे ही एमसीक्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। 19 प्रश्न है, एपिजियोटोमी सामान्यतः प्रसव के किस चरण के दौरान की जाती है? फर्स्ट स्टेज प्रथम चरण, सेकेंड स्टेज द्वितीय चरण, थर्ड स्टेज तृतीय चरण, अधिक अवधि के बच्चे या पोस्ट टर्म बेबी। इसका राइट आंसर है सेकेंड स्टेज या द्वितीय चरण। एपिजियोटोमी में प्रसव के समय पेरिनियम पर छोटा सा चीरा लगाया जाता है। यह सामान्यतः सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बच्चों के जन्म के समय की जाती है। सबसे ज़्यादा मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी की जाती है। 20 प्रश्न है, परप्यूरियम की सामान्य अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह, 28 दिन, 9 महीने, 3 महीने। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह। परप्यूरियम की समय अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन की मानी जाती है। 21 प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का नियमित निरीक्षण किसे कहा जाता है? प्रसव पूर्व जांच, एएनसी, दैनिक देखभाल, पर्यवेक्षण, प्रसव बाद की देखभाल। गर्भावस्था में जब गर्भवती महिला का नियमित निरीक्षण किया जाता है या इस असेसमेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है प्रसव पूर्व जांच या एएनसी। एएनसी में गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है। इसे ही एंटीनेटल केयर कहते हैं। 23 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवाई मां के गर्भाशय के संकुचन को कम करती है? टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टोल, मीफेप्रोस्टोन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है टोकोलाइटिक। टोकोलाइटिक का उपयोग प्रसव के समय गर्भावस्था के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। 24 प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भोजन की गंध से अचानक मतली या उल्टी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? फूड एवर्जन, भूख न लगना, अधिक भूख लगना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फूड एवर्जन। फूड एवर्जन होता क्या है? गर्भावस्था के दौरान भोजन की गंध से अचानक मतली या उल्टी होने की स्थिति को फूड एवर्जन कहा जाता है। 25 प्रश्न है, गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण त्वचा पर कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? चेहरे पर चमक, त्वचा का काला होना, त्वचा का रूखापन होना, बालों का झड़ना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है चेहरे पर चमक या प्रेगनेंसी ग्लो। गर्भावस्था के हार्मोनल बदलाव से रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है, जिससे त्वचा पर चमक आ जाती है। 26 प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान
थकान का मुख्य लक्षण क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का उच्च स्तर, अधिक पानी पीना, कम सोना, व्यायाम की कमी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन का उच्च स्तर होना। प्रोजेस्टेरॉन के उच्च स्तर से गर्भावस्था के दौरान थकान महसूस होती है, क्योंकि यह शरीर को आराम की स्थिति में रखता है। 27 प्रश्न है, गर्भावस्था में महिलाओं में बार बार मूत्र त्याग या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का कारण क्या होता है? बढ़ा हुआ गर्भाशय, बढ़ी हुई भूख, कम पानी पीना, पेट में दर्द होना। इसका राइट आंसर है बढ़ा हुआ गर्भाशय या इनलार्ज यूट्रस। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। 28 प्रश्न है, गर्भावस्था में स्तनों में संवेदनशीलता या ब्रेस्ट टेंडरनेस किस हार्मोन के कारण होती है? प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोज, एड्रेनलिन, मेलाटोनिन। इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में वृद्धि से स्तनों में संवेदनशीलता और सूजन हो जाती है। 29 प्रश्न है, गर्भावस्था में किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि से मतली या नोजिया होती है? एचसीजी, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर है एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन के बढ़ने से गर्भावस्था में पहले ही हफ्ते मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है। 30 प्रश्न है, गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक और सामान्य लक्षण क्या है? मासिक धर्म का न आना, अत्यधिक भूख लगना, त्वचा का रूखापन होना, बालों का गिरना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मासिक धर्म का न आना या एमेनोरिया। तो आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।